जय भारत। लास्ट वाली क्लास में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। अभी इस वाली क्लास में भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देख लिए एफ ऑफ 2x+3y कॉमा 2x-7y इक्वल्स 20x है और अपने को निकालना है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को बराबर। जो ये फंक्शन है उसका जो आर्ग्यूमेंट है, पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो x होना चाहिए और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है y होना चाहिए। तो ये इस साइड पे क्या बनेगा फंक्शन वो अपने को बताना है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो दिया है एक्स एंड वाई को मिक्स करके दे दिया है उसने, यहाँ पे भी एक्स एंड वाई को मिक्स करके दिया है। तो ये इसके बदले सिर्फ एक्स आ जाना चाहिए और इसके बदले सिर्फ वाई आ जाना चाहिए। बहुत ही आसान तरीका है ऐसा करने के लिए। तो ये 2x+3y जो था इसको मैं क्या बोलता हूँ, कुछ भी एक वेरिएबल बोलता हूँ p, क्योंकि दो वेरिएबल को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल वेरिएबल मतलब किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो मैं इस वेरिएबल को p बोल रहा हूँ और यहाँ पे कितना 2x-7y को q बोल देते हैं, ठीक है। अब देख लो, अब मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है और y की वैल्यू निकालना है। कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स है। अगर दो वेरिएबल्स है तो दो कंडीशन होना चाहिए। तो दो कंडीशन तो है, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन। तो ये इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और x y की वैल्यू निकालेंगे। तो x की जो वैल्यू आएगी और y की जो वैल्यू आएगी वो रख देंगे यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो बस हमको ये फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बस चालू हो जाओ फिर। ये हो जाएगा कितना, 2x-7y इक्वल्स टू q था, 2x+3y इक्वल्स टू p था। तो ये इक्वेशन मैंने इसके नीचे लिख लेता हूँ। कौन सा वाला, ये वाला। तो 2x प्लस हो जाएगा 3y और इक्वल्स हो जाएगा p। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, माइनस 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 कितना हो गया, ये हो जाएगा -10y और इक्वल्स कितना आ जाएगा, q माइनस p। इसका मतलब y की वैल्यू कितना आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 10। सही है, ये आ गई y की वैल्यू। y की वैल्यू किस में रख देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो यहाँ से 2x प्लस कितना आ जाएगा y कितना है वैसे 3 टाइम्स हो गया p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय होगा 10 और इक्वल्स हो जाएगा p। क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देना। तो 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा वैसे, ये p माइनस हो जाएगा 3p माइनस हो जाएगा 3q डिवाइड बाय होगा 10। सही है, कितना आ रहा है अभी निकालना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है वैसे 10 माइनस 3p कितना आ रहा है वैसे, ये हो जाएगा शायद 7p माइनस हो जाएगा 3q और डिवाइड बाय होगा 20 कैसे, ये जो किसकी वैल्यू निकाला हमने, x की वैल्यू जो है वो निकाला। 2 को इसको नीचे लेके आओ, बस ये x की वैल्यू निकालो, ये y की वैल्यू निकाल दिया हमने यहाँ पे। अभी x एंड y की वैल्यू जो है जब हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ये 2x+3y और 2x-7y पे, तो 2x+3y की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी p। कौन सी वैल्यू रख देते हैं, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू रख देते हो। क्यों, क्योंकि ये तो इसी के रूट्स है ना, ये इसी के तो सॉल्यूशंस है। जब मैं इसके अंदर रख दूंगा x एंड y की वैल्यू तो p बन जाएगा ना ये तो इसका मतलब क्या बन जाएगा फिर यहाँ पे, ये तो बन जाएगा p। पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो तो p बन जाएगा। ये 2x-7y कितना है, वो तो q के बराबर है, तो ये दूसरा तो q बन गया। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो हो गया ये है 20x। तो मुझे ये वाला नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि ये जो फंक्शन है बस x के ऊपर डिपेंड था। तो x की वैल्यू जो आ गई वो आगे रख दो, तो ये काम हो गया मेरा। तो 7p माइनस 3q डिवाइड बाई 20 और मल्टीपल में भी 20 था तो ये 20 का 20 होगा और यहाँ पे आया था 7p माइनस हो जाएगा 3q डिवाइड बाई 20 बराबर है। तो अब यहाँ से ये जो 20 है और ये 20 तो निकल गया बराबर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7p माइनस कहाँ पे 3q, ठीक है। तो ये फंक्शन बन गया। तो अब देख लो, अगर मैंने यहाँ पे p बोल दिया है और यहाँ पे क्यों बोल दिया तो फंक्शन p एंड q के बीच में आएगा। अगर मैं यहाँ पे x रख देता हूँ, यहाँ पे y, क्योंकि ये तो वेरिएबल ही है ना, ये तो सिंपल से वेरिएबल है। तो इसको p q बोलो या x y बोलो, m n बोल दो, कुछ भी बोल दो, कोई फर्क पड़ने वाला है बराबर। तो इसका मतलब अगर मैं p के बदले x रख दूँ, q के बदले अगर y रख दूँ, तो ये भी इक्वेशन कैसे बनेगा, p के बदले ये होगा x और q के बदले हो जाएगा y। तो कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स को वाई जो बना, क्या बना 7x माइनस 3y। तो 7x माइनस 3y ये ऑप्शन है। समझ में आ रही तरीका आपको क्या करना था। ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक है 2x प्लस वाई बाई 8 और 2x माइनस वाई बाई 8 है और इक्वल्स टू है एक्स वाई के एक्स वाई। तो अपने को निकालना एफ ऑफ यम कोमा एन और एफ ऑफ एन कोमा एन इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो इक्वेशन है इसका आंसर 0 आने के लिए, ये इसका आंसर 0 आने के लिए जो क्या बोलते हैं उसको, जो इक्वेशन है ये
ये कब पॉसिबल होगा ऐसा, तो ये एम की वैल्यू एन के बराबर होती तो पॉसिबल है, या फिर एम की वैल्यू माइनस एम एन के बराबर होती तो पॉसिबल है, या फिर एम और एन दोनों इक्वल नहीं तो पॉसिबल है, या फिर सारे एम और एन के लिए पॉसिबल है, मतलब एम के और एन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एम और एन के वैल्यू कुछ भी रखो तो भी पॉसिबल है, मतलब क्या एम और एन होना चाहिए उसके बारे में बात करना है। तो आपको तो अभी आइडिया आया होगा कैसे करना है इसको। फिर से वही, इसको एम बोल देंगे, इसको एन बोल देंगे, क्योंकि इसने एम और एम ही बोल दिया है। तो ये होगा कितना 2x प्लस वाई बाई 8, ठीक है। और चलो इसको p बोल दो, और इसको 2x माइनस वाई बाई 8 इसको बोल देते q, ठीक है ना, बाद में देख लेंगे। ओके, सबसे पहले एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल देना है, तो ये इसको नीचे लिख लो 2x माइनस वाई बाई 8 और इक्वल्स हो जाएगा कितना q, सही है ना। तो ऐड करने से कितना बन गया, ये 4x बन गया, और ये बन जाएगा p प्लस क्यू। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी p प्लस क्यू और डिवाइड बाय होगा 2, सही है। ये हो गई x की वैल्यू, ठीक है। अब एक बार क्या कर लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं इसको, इस दोनों को। तो ये होगा माइनस, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस, तो क्या होगा, ये 2x वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2y डिवाइडेड बाई 8 और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा p माइनस क्यू, ऐसा आ जाएगा। मतलब y की वैल्यू कितना आ गई, ये आ जाएगी 4 टाइम्स p माइनस क्यू, सही है क्या, ठीक है। ओके, तो अब देख लो, ये जो होगा हमारा, ये तो होगा किसका, ये तो होगा p के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, ये तो हो जाएगा q के बराबर। तो f ऑफ p कॉमा q क्या बनेगा, एफ ऑफ पी कॉमा क्यू जो बनेगा, ये बनेगा किसका, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखना पड़ेगा, यहाँ पे वाई की वैल्यू रखना पड़ेगा ना। ये तो किसके बराबर है, पी के बराबर है, ये तो किसके बराबर है, क्यू के बराबर, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला ना ये पी है और ये क्यू है। तो ये पी और क्यू है, तो इसका मतलब ये तो पी और क्यू हो गया। अब एक्स एंड, अब ये इस साइड से तो पी एंड क्यू तो है नहीं, मतलब 2x प्लस वाई प्लस 8 अगर होता तो उसको पी लिख देते हम लोग। यहाँ पे 2x प्लस वाई बाई 8 तो था नहीं, यहाँ पे क्या एक्स है, तो एक्स को मैंने पी के टर्म में निकाला था, कितना है पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 है, और y को भी निकाला था, तो ये वैल्यू भी इसमें रख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे शायद 4 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा p प्लस क्यू और डिवाइड बाई कितना होगा 4 इंटू, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 टाइम्स आ जाएगा p माइनस क्यू, बराबर है। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा p स्क्वेयर माइनस होगा क्यू स्क्वेयर, सही है क्या, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, क्योंकि कितना है ये है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन जाएगा, सही है ना। अब क्या करना है आपको करना है अभी, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा ना पी कॉमा क्यू, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर यहाँ पे करना पड़ेगा, और दोनों के बीच में नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। अब देख लो आगे क्या बोला था, वैसे ये हमारा बिहेवियर है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ एम कॉमा एन निकालना है, बाद में एफ ऑफ एन कॉमा एम निकालना है। तो मैंने एम के बदले पी के बदले कितना रख दिया, एम रख दिया, और क्यू के बदले कितना रख दिया, एन रख दिया। तो ये क्या बन गया फंक्शन मेरा, ये बन गया एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर। ये था हमारा पहला इक्वेशन, पहला रिजल्ट। अब क्या करना है मुझे, पी के बदले एन रख देना है और क्यू के बदले कितना रख देना है, एम रख देना है। तो ये क्या बन जाएगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। मुझे वो रिज़ल्ट चाहिए था, ये वाला रिज़ल्ट, तो दोनों के बीच में एडिशन है, तो एडिशन करना पड़ेगा इसका। तो जब इसका एडिशन कर रहा हूँ मैं, ये जब इसको ऐड कर रहा हूँ तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो इधर से तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा एम प्लस एन वाला, प्लस यहाँ से एफ ऑफ एन प्लस एम आ जाएगा। इस साइड से कितना आना चाहिए, एम स्क्वायर और एम स्क्वायर कैंसिल, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर कैंसिल, तो ये तो जीरो बन गया ना, ये तो जीरो बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर जीरो आने के लिए यहाँ पे एम की वैल्यू और एन की वैल्यू कुछ भी रखो चल जाएगा ना, क्योंकि ये तो आपस में ही कैंसिल होने वाले हैं ना, बराबर है क्या। तो यहाँ पे फॉर ऑल एम और एन ये ऑप्शन होना चाहिए इसका, बाकी तो कुछ कंडीशन नहीं ना, बाकी तो कुछ टेंशन है नहीं, ठीक है। तो फॉर ऑल एम और एन होना चाहिए। समझ में आ रही आपको बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फंक्शंस के ऊपर ये फंक्शन प्रॉब्लम डिपेंड है। वैसे एक्स जो है a1 a2 a6 ऐसे मतलब 6 एलिमेंट्स है एक्स के अंदर। वाई के अंदर कितने हैं, b1 b2 b3 ये 3 एलिमेंट्स अवेलेबल है। द नंबर ऑफ फंक्शंस f फ्रॉम x टू y सच दैट it is on to and there are exactly 3 elements in x such that f of x equals to b1.
क्या बोलना चाह रहा है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा एरो डायग्राम बना लेते हैं इसका। ठीक है, ये था हमारा फंक्शन सेट। अच्छा, इसमें तो एक्स बोला है तो एक्स ही बोल दो, और इसको वाई बोल रहा है तो वाई बोल दो। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, b1 b2 और b3 है। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 6, मतलब a1 a2 a3 a4 a5 और a6 ऐसे। तो अब क्या बोला गया है कि फंक्शन चाहिए एक्स से लेकर वाई के बीच में, ये फंक्शन होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। कैसा फंक्शन होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, बराबर। और सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, विदाउट रिस्ट्रिक्शंस नंबर ऑफ फंक्शंस निकाल लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू वाई कितना बनना चाहिए, ये फंक्शंस बनेंगे कोडोमेन का पावर डोमेन। कोडोमेन के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3, और डोमेन के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 6। तो 3 का पावर 6 इतने एलिमेंट्स हमारे, इतने फंक्शंस बनेंगे। कितने होगा, 3 का पावर मतलब हो जाएगा ऐसे 27 × 27, बराबर ना, क्योंकि 3 का पावर 3 करो, 3 का पावर 3 करो, तो ऐसा मतलब 27 का स्क्वायर, ऐसा कुछ इतने फंक्शंस बनेंगे इसके बीच में, ये एक्स एंड वाई के बीच में। ठीक है, ये पहला हो गया। ओके, दूसरा, अगर मुझे ऑन टू फंक्शन बनाना होता, इसमें तो ये कुछ अलग ही बोला है, हम लोग को अलग ही ढूंढ रहे हैं वैसे। अगर मुझे क्या करना है कि एक्स एंड वाई के बीच में अगर ऑन टू फंक्शंस कितने हैं वो बताना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो टोटल पहले तो इनटू फंक्शंस निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ कितना, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कैसे निकालते हैं हम लोग, इनटू फंक्शंस के लिए कम से कम एक तो भी लिंक जो है वो खुली छोड़ना पड़ेगा, जिसकी कोई भी मतलब क्या नहीं होना चाहिए, इमेज नहीं होना चाहिए, प्री इमेज नहीं होना चाहिए किसके अंदर, ये एक्स के अंदर। तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा कितनी बार कर सकते वो निकाल देना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कैसे होंगे, तो मेरे पास y के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, तो कम से कम 3 में से एक तो भी लिंक हमको क्या करना पड़ेगा, खाली छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये इनटू फंक्शन पॉसिबल होगा। तो 3 में से कौन सी लिंक खाली रखना है, तो ये जो ऑप्शन है 3C1 ये दे रहा है। इसके बाद अब एक लिंक अगर खाली रह रही है, मान लेता हूँ B1 जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है फंक्शन के अंदर, तो कितने एलिमेंट्स बच गए अभी y के अंदर जो पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ 2 बचेंगे, बराबर है क्या। और इसके हिसाब से फंक्शन कितने बनने वाले हैं, तो इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 6 एलिमेंट, तो टोटल फंक्शन कितने होंगे, को डोमेन के एलिमेंट्स रेस टू डोमेन के एलिमेंट्स, इतने फंक्शंस बनेंगे। ठीक है, अब ये सारे फंक्शंस आ गए, इसके अंदर क्या होगा कि ये सारे के सारे लिंक जो है B2 को भी लगेगा, तो वो भी यहाँ पे इसमें कंसिडर हो गया। इसका मतलब इसमें 2 भी लिंक खाली है वो भी इसमें कंसिडर हो गया। और इसी रीज़न के हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, इसके जो नेक्स्ट केस आएगी उसको यहाँ से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया। इसमें अभी एक लिंक खाली होने के इतने चांसेस थे। अब 2 भी अगर लिंक खाली होती है, कोई भी अगर 2 लिंक अगर खाली होती है, तो भी ये क्या बनेगा, तो भी ये इनटू फंक्शंस बनेगा, बराबर क्या। तो 2 लिंक कब खाली हो सकती है, तो कितने केसेस है वैसे, तो 3C2, बराबर। 3C2 मतलब कितना, 3 मतलब कैसा, B1 B2 एक केस, B1 B3 एक केस, B2 B3 एक केस, ऐसे 3 केसेस पॉसिबल है। ठीक है ना, तो ये 2 लिंक तो खाली रहेंगे। मान लेता हूँ B1 और B3 जो है वो खाली रहने वाला है, तो पार्टिसिपेट फंक्शन में कौन करेगा, सिर्फ B2 ही करेगा। इसका मतलब एक ही अब एलिमेंट बच गया, और डोमेन के कितने एलिमेंट्स हैं, वो तो 6 एलिमेंट्स है, तो सारे के सारे तो इसी के साथ लिंक में आएंगे ना। तो इतने फंक्शंस जो बनेंगे वो क्या होंगे, इनटू बनेंगे। इसको मैंने ऐड कर दिया, तो इसको करना पड़ेगा सबट्रैक्ट। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है देख लो, ये तो हो जाएगा 3, और इंटू 2 का पावर 6 कितना होता है, ये शायद होता है 64, बराबर है, 32 इंटू, हाँ सही है। और इधर से कितना आएगा, ये 3, ये तो होगा 3, तो होगा कितना, 3 इंटू हो जाएगा 63। बस इतने फंक्शन जो है कैसे है, वो है इनटू। अब मुझे अगर क्या करना है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालना है, तो मेरे पास टोटल फंक्शन अवेलेबल है। तो टोटल में से मैं क्या करूँगा, जो इनटू फंक्शंस है उसको बात कर दूंगा, हटा दूंगा इसमें से। तो टोटल कितने हैं, टोटल है 27 स्क्वायर, बराबर 27 स्क्वायर। और ये कितना हो गया, 3 इंटू हो जाएगा 63। बस ये हो गए टोटल इनटू फंक्शंस। ओके, टोटल कांस्टेंट फंक्शंस कितने बन सकते हैं, टोटल कांस्टेंट फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल कांस्टेंट फंक्शन बनेंगे जब सारे जो फंक्शन, सारे जो डोमेन के एलिमेंट्स है वो B1 के साथ अटैच में आ गए एक केस, दूसरी बार B2 के साथ आ गए दूसरी केस, तीसरी बार B3 के साथ आ गए। इसका मतलब कितना आएगा, नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन जो बनेंगे इस वाले केस में सिर्फ 3 बन सकते हैं, बराबर है क्या। मतलब जितने को डोमेन के एलिमेंट्स है उतने इसके पॉसिबिलिटी बनेगी, बराबर। ये हो गया। अच्छा, 1 1 टाइप के कितने फंक्शन बनेंगे, 1 1 टाइप के,
तो 1 1 टाइप के लिए क्या होगा कि जितने डोमेन के अंदर एलिमेंट्स होंगे ना, जितने डोमेन के अंदर एलिमेंट्स होंगे उतने एलिमेंट्स मुझे कोडोमेन के अंदर होना चाहिए कम से कम, अगर 1 to 1 फंक्शन चाहिए तो यहाँ पे जो है y के अंदर मतलब जो कोडोमेन के अंदर कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ 3 एलिमेंट्स है। तो 3 एलिमेंट्स के हिसाब से ज़्यादा ज़्यादा x के तीन एलिमेंट्स जो होंगे उनके साथ वो लिंक में आ सकते हैं सेपरेटली। फिर बाद में क्या होगा कि बाद में जो 3 एलिमेंट बच गए उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनको तो क्या ये जो 3 एलिमेंट्स है उसी में से किसी को एक को ढूंढना पड़ेगा। तो अल्टीमेट तो क्या होने वाला है, ये 1 1 टाइप का फंक्शन तो बन ही नहीं सकता, ये मेनी वन टाइप का ही बनेगा हमेशा। इसका मतलब अगर आपको निकालना भी है 1 1 फंक्शन तो ये कितने होंगे इस वाले केस में, 1 1 फंक्शन जो होंगे ये टोटल 0 हो जाएंगे बराबर। ये कैसे निकालना है, तो निकालना है ऐसे, तो 3 मतलब कोडोमेन के एलिमेंट्स में से डोमेन के एलिमेंट्स निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था, कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से डोमेन के एलिमेंट्स निकालना पड़ेगा। फिर बाद में इसके हिसाब से कितने फंक्शंस बनेंगे, 6 फैक्टोरियल ये फंक्शंस बनेंगे, क्योंकि 6 एलिमेंट डोमेन के, 6 एलिमेंट कोडोमेन के, तो इनके बीच में अरेंजमेंट कितना हो सकता है, 6 फैक्टोरियल बराबर। अब देख लो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला नंबर है ये 3 है और नीचे नंबर कितना है, 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 नंबर में से, 3 एलिमेंट में से मुझे 6 एलिमेंट निकाल देना है। ऐसे कितने पॉसिबिलिटी है, 3 में से 6 निकालने की कितनी पॉसिबिलिटी है, और ये कोई मतलब वैलिड रीज़न नहीं बन रहा, मतलब वैलिड चीज़ तो है नहीं। तो इसका मतलब इसके निकालने के तरीके कितने हो गए, 0। इसका मतलब इसका आंसर 0 आ गया, तो टोटल आंसर कितना आना चाहिए, 0। सही है ना। ओके, लास्ट में देख लेते हैं नंबर ऑफ कितना, नंबर ऑफ अगर मेनी वन फंक्शन चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ अगर मेनी वन फंक्शन चाहिए तो अब इसमें कोई एक तो फंक्शन कैसे हो सकता है, एक तो 1 1 टाइप का हो सकता है या फिर मेनी वन टाइप का हो सकता है। इस वाले केस में 1 1 फंक्शन एक भी नहीं बन रहा। इसका मतलब ये हुआ जितने भी मेनी वन फंक्शन बने, जितने फंक्शंस बनेंगे ना वो क्या होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट मेनी वन ही होंगे। तो इसका मतलब कितना होना चाहिए, 3⁻6 मतलब कितना, 27 स्क्वायर, ये जो होंगे ये क्या होंगे, टोटल के टोटल मेनी वन फंक्शन ही होंगे। ठीक है, तो जितने बेसिक फंक्शंस थे ना वो हमने मतलब यहाँ पे मतलब बना दिया है। अब देख लेते हैं ये जो प्रॉब्लम बोल रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस f फ्रॉम x टू y सच दैट इट इज़ ऑन टू होना चाहिए, मतलब इसमें से कोई भी लिंक जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, किसी ना किसी का भी मतलब हर एक का कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो किसके अंदर होना चाहिए, x के अंदर होना चाहिए, मतलब प्री इमेज होना चाहिए। एक और कंडीशन उसने दे दिया कि एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स ऑफ x इन कैपिटल X सच दैट f ऑफ x क्या होना चाहिए, b1, मतलब जो b1 है ना उसके लिए मेरे पास अभी ऑप्शंस है। क्या ऑप्शंस है कि इस b के अंदर 3 एलिमेंट ऐसे होना चाहिए, x के अंदर ऐसे 3 एलिमेंट्स होना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये होगा a1, ये होगा a2, ये होगा a3, ये होगा a4 और ये 5 और ये 6। और यहाँ पे कितना है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, b1 और ये b2 और ये b3। तो ये होगा x और ये होगा y। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों के बीच में फंक्शन लगाना है, ये f हो गया, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये जो b लिखा है यहाँ पे b, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसको 3 एलिमेंट चाहिए x के, तभी जाके सेटिस्फाइड हो सकता है, बराबर ना। तो 3 एलिमेंट कौन से, इसको तो कोई भी चलेगा, ठीक है ना। इसके पास कोई मतलब ऐसा डिमांड नहीं कि मतलब मुझे a1 a2 ही चाहिए, ऐसा कुछ उसने बोला नहीं, कि बस इसके पास क्या चाहिए, 3 इसको इसके साथ लिंक में आना चाहिए एलिमेंट्स। तो कौन से एलिमेंट्स है वो तो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना फिर। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो मेरे पास डोमेन के कितने एलिमेंट्स है, 6 है, तो 6 में से मैंने कितना निकाला, 3। ये क्या किया मैंने, ये 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ किसके लिए, ये b1 के लिए, बराबर। तो जब ये 3 एलिमेंट सेलेक्ट हो गए, मान लेता हूँ कि कौन कौन सेलेक्ट हो गया, ये 1 सेलेक्ट हो गया, ये 3 सेलेक्ट हो गया और ये 4 सेलेक्ट हो गया, कोई भी 3 सेलेक्ट हो सकते हैं, इसमें सारे ऑप्शंस कवर होंगे, ठीक है। जब ये 3 एलिमेंट सेलेक्ट हो गए तो इसकी किसके साथ लिंक लगाना है, b1 के साथ। तो इसका कितना ऑप्शन बनेगा, एक ही बनेगा, क्योंकि सारा जो है वो सिर्फ b1 के साथ में आएगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है ना इसका, इनके लिए तो एक ही ऑप्शन है, तो दूसरा कोई केस बन ही नहीं सकता। अब ये निकल जाने के बाद, अब जो ये निकलने जाने के बाद अब क्या सीनेरियो रहा, तो ये सीनेरियो कि इसमें एक a2 बचेगा, फिर बचेगा a5
और ये बचेगा a6, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा b2 और b3। मैंने b1 को यहाँ से हटा दिया, क्यों हटा दिया समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि अगर b को भी अगर मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करवा लूँगा ना, b1 को भी अगर मैं यहाँ से पार्टिसिपेट करवाऊँगा ना, तो समझ में आता हूँ कि ये टू भी अगर b1 के साथ अगर अटैच में आ गया तो ये जो कंडीशन है जो स्टेटमेंट में बोला गया था वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि देयर आर एग्जैक्टली का मतलब कितना होता है, सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स होना चाहिए जो कि x1 के x के b1 के साथ अटैच में आना चाहिए। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 एलिमेंट तो मैंने दे दिया ऑलरेडी, तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ कि b को अगर यहाँ से हटा ही देता हूँ, यहाँ से इस वाली अभी आगे वाला जो भी हम लोग कंडीशन बनाएंगे उसमें से b1 को हटा देंगे तो भी जाके ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड ही रहेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब ये जो b1 तो b1 और a1 a3 a4 का तो हो गया, ये तो मतलब ऑन टू भी है, फंक्शन भी बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो भी हम लोग मैपिंग करेंगे ना, वो एक तो फंक्शन होना चाहिए और ये ऑन टू होना चाहिए, बस इस टाइप का ध्यान रखना है अपने को, इस दो चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले फंक्शंस कितने बनेंगे इसमें, 2 का पावर 3, टोटल फंक्शन कितने बनेंगे 2 का पावर 3, सही है क्या। अब 2 का पावर 3 जो है ये तो टोटल फंक्शन बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या 2 का पावर 3 जो है सारे ऑन टू है क्या, सारे के सारे ऑन टू तो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि जब ये 2 ये 5 और ये 6 अगर सारे के सारे अगर b2 के साथ अटैच में आ सकते हैं, जब ये सारे के सारे b2 के साथ अगर अटैच में आ गए तो b3 तो खाली बच गया ना, ये तो खाली बच गया, इसका मतलब ये तो अभी ऑन टू तो नहीं बना ना, बराबर क्या। तो इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी ऑन टू नहीं बनेंगे वो केसेस हटाना पड़ेगा। तो ऐसे कितने केसेस बन सकते हैं, तो ये जो सारे 3 लिंक जो है, एक तो b1 के साथ b2 के साथ अटैच में आ जाए, या फिर ये सारे तीनों b3 के साथ अटैच में आ जाए, ऐसे 2 ही केसेस में क्या बनेगा ये फंक्शन जो है ऑन टू नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 का पावर 3 माइनस 2 अगर मैं कर लेता हूँ तो इतने जो फंक्शंस होंगे ये होंगे ऑन टू, सही है। तो बस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा ये 2 का पावर 3 माइनस होगा 2, ठीक है ऐसे। तो सॉल्व कर लो इसको अभी, ये 6c3 कितना होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है और इस 6 को उड़ा दो, ये कितना होगा 8 माइनस हो जाएगा 2 मतलब होगा 6, कितना होगा 5 चौक 20, 20 इंटू 6 कितना आ गया ये, शायद 2 नहीं 12 मतलब हो जाएगा 120 फंक्शंस बनेंगे। अच्छा ये एक ध्यान रखो, ऐसा नहीं है ये 6c3 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 2 ऐसा नहीं है, ये जो है ये तो बाहर वाला फंक्शन मतलब b1 की केसेस है, ये जो बचेगा ये तो ऑन टू भी है, वैसे b1 के साथ अटैच में आ गया, अब ये जो बचेगा ना ये बीच में जितना पार्ट बच गया उसको ऑन टू बनाना है, बराबर क्या। तो ये टोटल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ ये टोटल मतलब ये बाहर रहेगा, ये पूरा 2⁻³ माइनस 2 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो एक बार फिर से इसको देख लो, वैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाकी है हमारा, ये जब हो जाएगा तो ये और भी अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ें ऐसी वर्क होती है। ओके आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके डोमेन ऑफ f ऑफ x इज 0,1 देन डोमेन ऑफ f ऑफ e⁻x प्लस f ऑफ ln mod x। ये f ऑफ x का डोमेन कितना है 0 से लेकर 1 तक के बीच में है। अगर मुझे इसका डोमेन निकालना होता तो इसका मतलब क्या हो जाता कि e⁻x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक के बीच में कब आ रही है वो देखना पड़ता मुझे, बराबर है क्या, सिर्फ इसका निकालना होता तो, ठीक है। तो इतना ही काम करना पड़ता, लेकिन इसने क्या बोला कि ये जो डोमेन किसका निकालना तुमको, इस टोटल एडिशन का, मतलब जो एडिशन में लिखा है फंक्शन उसका डोमेन निकालना। तो क्या करना पड़ेगा तुमको, अभी निकालना पड़ेगा इसका भी डोमेन और इसका भी डोमेन, फिर 2 डोमेन जो आएंगे उसका क्या करना पड़ेगा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बात आपको। तो इसके लिए तो क्या होगा कि e⁻x 0 से लेकर 1 तक के बीच में कब आ रहा है वो देखना है आपको, और इसके बाद ln mod x ये कब कितना आएगा 0 से लेकर 1 तक के बीच में कब आ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो इसका जो भी x आएगा और इसका जो भी x आएगा इन दोनों के बीच में आपको लगाना पड़ेगा इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो जाके क्या होगा ये मतलब ये जो बनेगा वो आपका डोमेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आप लोग कर लो, फिर ये तो आ जाएगा आपको, ठीक है। इसका आंसर भी मुझे भेज दो। ओके आगे बढ़ते हैं, इजी है वैसे ही, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ये अभी पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है। वैसे सबसे पहले तो f ऑफ x की जो डेफिनेशन है वो क्या है वो देख लो। f ऑफ x जो है ना f1 ऑफ x है माइनस 2 टाइम्स ऑफ f2 ऑफ x है, मतलब f1 x को और f2 x का डिफरेंस है, लेकिन f2 x को पहले 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है ना। और f1 क्या है यहाँ पे लिखा है f1,
और F2 यहाँ पे लिखा है, और जी ऑफ एक्स भी कुछ लिखा है। ओके, तो अपने को निकालना है रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, -1 से 0 के बीच में क्या होगा, और ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इन इट्स डोमेन। ओके, मतलब अपने को जी ऑफ एक्स निकालना है और एफ ऑफ एक्स निकालना है। ये अगर निकल गया तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले ये एफ वन एक्स का ग्राफ निकाल लेते हैं, मतलब एफ वन एक्स क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। तो एफ वन एक्स जो है, देखो मिनिमम मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 पे मिनिमम एक्स स्क्वेयर है या फिर मॉड एक्स है वो देखना है अपने को, और मॉड एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती तो एक्स स्क्वेयर में से और मॉड एक्स में से मैक्सिमम कौन है वो देखना है। तो मैं यहाँ पे ये जो चीज़ है क्या है वो देख लेता हूँ मैं, और जिस ग्राफ निकाल लेता हूँ। ये अगर 1 है, ये भी 1 है, और ये -1 है। ओके, अब देख लो, सबसे पहले आपको ये मालूम है क्या, एक्स स्क्वेयर और कितना एक्स स्क्वेयर एक ग्राफ इन्वॉल्व है और मॉड एक्स एक इन्वॉल्व है। तो मॉड एक्स तो ये होगा बराबर, मॉड एक्स तो ये ऐसा ही होता है वी टाइप का, 0 पे वी टाइप बन जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वेयर क्या होगा, एक्स स्क्वेयर भी यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वेयर जो होता है ये 0 से लेकर 1 तक के बीच में क्या होगा कि इस लाइन के नीचे रहेगा, और 1 पे तो दोनों सेम आते हैं, और 1 के बाद ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा वैल्यू। तो इधर से भी वैसा ही होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे ये 1 पे तो दोनों वैल्यू सेम देते हैं, 0 से लेकर 1 के बीच में एक्स स्क्वेयर जो होगा वो छोटा रहेगा, और मॉड एक्स की वैल्यू बड़ी रहेगी, और 1 के बाद जैसे 1 के बाद आएगा तो एक्स स्क्वेयर बड़ा हो जाएगा और वाई कोस्ट एक्स जो है कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कम रहेगा। ये सीनेरियो होगा। तो 0 से लेकर 1 तक कौन छोटा है, एक्स स्क्वेयर। 1 के बाद कौन छोटा है, एक्स। 0 से 1 के बीच में कौन बड़ा है, एक्स, और 1 से आगे के लिए कौन बड़ा है, एक्स स्क्वेयर। ये अगर आपको सिनेरियो मालूम है तो अब हम लोग क्या करेंगे, एफ वन एक्स का ग्राफ बनाएंगे और एफ टू एक्स का ग्राफ बना लेंगे। तो पहले मैं इसको उड़ाई देता हूँ, ये वाली चीज़। ठीक है, यहीं पे ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये होगा एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लो, मैं अभी डायरेक्ट ग्राफ ही बना लेता हूँ। तो मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब क्या होता है, -1 से लेकर +1 के बीच में होता है ये, बराबर है। मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब कितना, -1 से +1 के बीच में वैल्यू। मुझे चाहिए अभी मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वेयर और मॉड एक्स, तो इन दोनों में मिनिमम कौन है, एक्स स्क्वेयर मिनिमम है। तो क्या मैं डायरेक्ट इस एक्स स्क्वेयर का ग्राफ निकालूँ क्या, तो एक्स स्क्वेयर का ग्राफ होगा इतना। मैं डायरेक्ट कुछ नहीं, मतलब बाकी नहीं निकाल रहा हूँ, मतलब दो ग्राफ नहीं निकाल रहा हूँ। मुझे अभी पता चल रहा है कि एक्स स्क्वेयर इसमें छोटा होगा, तो इसलिए डायरेक्ट मैं एक्स स्क्वेयर ही निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। फिर बाद में जैसे मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब कौन सा इंटरवल होगा, ये 1 से ज़्यादा या फिर माइनस से कम। ठीक है, तो इस वाली केस में कौन सा ग्राफ रहेगा, इस वाली कौन सा ग्राफ रहेगा, मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वेयर और मॉड एक्स। तो दोनों में मैक्सिमम कौन है, यही भाई साहब है ना, एक्स स्क्वेयर ही तो मैक्सिमम है। इसका मतलब इसी को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा ग्राफ कौन सा है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, बराबर है क्या। तो इसको ये इतना सारा कुछ देने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट अगर एफ वन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर देता तो भी काम चल जाता। ठीक है यहाँ पे। ओके, दूसरे ग्राफ में देख लेते हैं। दूसरे ग्राफ में क्या है, ये होगा एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस। फिर से अब देख लेते हैं, मॉड एक्स की वैल्यू जब लेस देन और इक्वल्स टू 1 होगी, मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू जब 1 होगी तो किसकी बात है, मतलब एक्स कितना होगा, -1 से लेकर +1 के बीच में होगा, -1 से +1 के बीच में होगा, बराबर ये वाला। तो इसमें क्या है कि मैक्सिमम ऑफ कौन सा चाहिए, एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स। मैक्सिमम कौन होगा एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स के अंदर, तो होगा मॉड एक्स का वैल्यू, मतलब होगा ये स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ से यहाँ तक के बीच में। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, ये वाई इक्वल्स टू -x का लाइन, ये होगा वाई इक्वल्स टू एक्स का लाइन। कहाँ तक, ये +1 तक, और ये कौन सा है, -1 तक, और यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 1। ठीक है, ये हो गया कौन सा, इस वाले का। अब जब मॉड एक्स 1 से ज़्यादा होगा ना तो किसका ग्राफ आएगा, मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स, इन दोनों में मिनिमम कौन है, मॉड एक्स है ना। मतलब यही लाइन क्या होगी कि आगे आगे कंटिन्यू करेगी, यही लाइन जो होगी वो आगे कंटिन्यू करेगी। ठीक है, इन शॉर्ट क्या हुआ कि ये जो f1 एक्स है ना वो तो सीधा सीधा एक्स स्क्वायर है, और f2 एक्स क्या है वो तो सीधा सीधा मॉड एक्स है, बराबर क्या। ये इसको घुमा फिरा के लिख दिया उसने बस। ठीक है, तो बस यहाँ पे फंक्शन लिख दो, फिर एफ एक्स कितना होगा, एफ एक्स हो जाएगा f1 एक्स, मतलब कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और 2 टाइम्स कितना आ जाएगा f2 एक्स। f2 एक्स कितना है, मॉड एक्स है। तो ये फंक्शन बन गया एफ एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स, ये बन गया।
तो एफ एक्स का कुछ है, कुछ भी नहीं है, मतलब जी ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा अपने को। तो एफ एक्स ये है, तो अपने को जी ऑफ एक्स निकालना है। जी ऑफ एक्स निकालने के लिए देख लो यहाँ पे जो लिखा है ना, ये कुछ थोड़ा इसको नीचे लेके जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बन गया था, एफ एक्स जो बन गया था हमारा, क्या बन गया था, एफ एक्स जो बना वो बन गया था एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स, ये बन गया था। जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग आगे यूज़ करेंगे, अभी इसको तो साइड में रख दो। अच्छा, ज़रूरत तो पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स तो है ही वैसे। ओके, अब जी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। जी ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, जी ऑफ एक्स जो होगा वो -3 से लेकर 0 के बीच में कैसा है, एफ ऑफ टी का जो मिनिमम पार्ट आते जाएगा ना -3 से लेकर एक्स तक के बीच में, वो लेते जाना है। और 0 से लेकर 3 के बीच में क्या लेना है, एफ ऑफ टी का मैक्सिमम पार्ट लेना है। ऐसे प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी, तो एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये होगा एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस, और ये जो है ग्राफ जो हमारा कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, मतलब मुझे सिर्फ निकालना है -3 से लेकर +3 के बीच में, बस इसके बीच में लेना है, इसके बाहर नहीं निकालना है। तो y इक्वल्स टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स। तो इसमें दो टाइप के ग्राफ इन्वॉल्व रहेंगे। y इक्वल्स टू कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये कब रहेगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो और y इक्वल्स टू कौन सा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो और ये कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो ठीक है ना, तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो इसके रूट्स कौन से वैसे, एक तो 0 है और एक तो 2 है। ठीक है ना, मतलब ग्राफ जो होगा मेरा कुछ इस टाइप का रहेगा। 3 पे वैल्यू कितना आ जाएगी, देख लो, ये 9 माइनस हो जाएगा कितना, 9 माइनस हो जाएगा 6, तो ये जो होगा 3 पे वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 3। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं, छोड़ दो। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x का ग्राफ, जब एक्स स्क्वायर लेस देन 0 मतलब इस साइड पे, तो इसका ग्राफ आएगा। तो इसके रूट्स कौन से है, एक तो है -2 और एक तो 0 है। तो बस इधर से भी ऐसा आएगा। -3 पे वैल्यू कितना रही, देख लो, ये -3 पे वैल्यू आ जाएगी, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये -6 तो हो जाएगा +3 वैसे। तो यही आएगा शायद ग्राफ इस इधर से भी, बराबर। ओके, ऐसा आएगा। अब क्या करना है मुझे, अब देख लो ये बराबर है क्या, देख लो ना एक बार, 9 - 6, ठीक है ना, सही है। ओके, अब क्या करना है, इस ग्राफ को स्कैन करते जाना है मुझे। किसको, इस ग्राफ को स्कैन करते जाना है -3 से लेकर 0 के बीच में और 0 से लेकर 3 के बीच में। तो -3 से लेकर 0 के बीच में क्या आएगा, हमेशा मिनिमम ग्राफ आते जाएगा। ठीक है, तो जो जो मिनिमम वैल्यू आती जाएगी हम लोग उसको काउंट करते जाएंगे। तो अभी जब -3 पे मैं हूँ तो यहाँ पे तो मुझे तो यही मिनिमम वैल्यू दिख रही है, तो यही वैल्यू आ जाएगी मेरी। जब -3 के थोड़ा सा मैं आगे गया तो ये वैल्यू मिल गई मुझे। तो क्या ये वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है, ये तो प्रीवियस वैल्यू से मिनिमम है। और मेरा काम क्या है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मुझे मिनिमम वैल्यू पे जाना है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू जो है पहले वाले से मिनिमम था, तो मैं इस वैल्यू को भी कंसिडर करूँगा। इसके बाद जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो ये सारे वैल्यू जो है कम 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 होते जा रहे हैं, तो ये सारे वैल्यू मुझे लेना पड़ेगा। बराबर क्या, कब तक, जब तक इसका ये वर्टेक्स नहीं आता है ना, तब तक ये ग्राफ कैसे होगा, डिक्रीजिंग होते जाएगा। मतलब आने वाली हर एक वैल्यू जो है प्रीवियस वैल्यू जो छोटी रहेगी। तो इसका मतलब ये मिनिमम जो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ मैं -3 से लेकर 0 के बीच में, तो ये मिनिमम एफ ऑफ टी मतलब -3 से लेकर जब मैं टी तक जा रहा हूँ, तो टी इंस्टेंट पे, टी इंस्टेंट तक -3 से लेकर टी तक जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। जब मैं -3 पे होगा तो ये मेरे पास पीछे का कोई हिस्ट्री है ही नहीं, तो इसी वैल्यू के साथ कंपेयर करना था और यही वैल्यू मेरे लिए मिनिमम है। जैसे मैं आगे जाऊँगा तो यहाँ पे इस पॉइंट को मुझे लेना है नहीं लेना है कैसे डिसाइड होगा, मैं इस पॉइंट से पहले वाले जितने पॉइंट्स है उसको चेक करूँगा, क्या इससे पहले कोई छोटी वैल्यू आई थी क्या। अगर वो वैल्यू या इससे पहले अगर कोई छोटी वैल्यू आ जाती, मतलब इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, इससे अगर छोटी वैल्यू पहले आ जाती तो मैं इस जगह पे वो वैल्यू ले लेता। लेकिन यहाँ पे इस ग्राफ में इस पॉइंट से छोटी वैल्यू अभी कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब यही पॉइंट को लेना पड़ेगा। ये ऐसा सीनियर कब तक चलेगा, ये जब तक इसका वर्टेक्स नहीं आता तब तक। ठीक है, जैसे इसका वर्टेक्स मिला ना मुझे, तो इसके आगे का क्या सीन है, जैसे मैं इसको क्रॉस करूँगा तो ये ग्राफ अब ऊपर जा रहा है। अब ये वैल्यू देख लूँगा मैं, इस वैल्यू की बात कर लेता हूँ। तो ये वैल्यू अभी मुझे लेना है नहीं लेना है इस मिनिमम में, वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस पॉइंट से पहले जितने भी -3 से लेकर इस पॉइंट तक के बीच में क्या कोई इससे भी मिनिमम वैल्यू आ रही है क्या। हाँ बिल्कुल आ रही है, कहाँ पे आ रही है, इसके वर्टेक्स के ऊपर। तो ये वैल्यू नहीं आएगी, ये वर्टेक्स वैल्यू आगे एक्सटेंड होगी। मतलब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू आएगी। मतलब ये ग्राफ जो है, इतने ग्राफ के लिए मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी मुझे पहले से ही मिल चुकी है यहाँ पे, तो मैं इसी को आगे क्या करूँगा, कवर करूँगा। ये कब तक होगा, देखो ये 0 तक, मतलब मुझे 0 को भी छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 0 ओपन है क्योंकि यहाँ पे 0 ओपन था, तो ये होगा ऐसा। मतलब ये जो ग्राफ है कितना आ गया, इसको पकड़ो और ये पूरा ग्राफ आएगा ऐसे।
ये सारे सारे कैसे मिनिमम वैल्यू है, और ये इसके बाद क्या होगा कि ये सबसे मिनिमम है ऐसा। ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया ऊपर वाले का, मतलब -3 से लेकर 0 के बीच में। अब 0 से लेकर +3 के बीच में किसका ग्राफ है, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब इसी का भी मैक्सिमम निकालना है। कैसे निकालेंगे देख लो, 0 से लेकर x के बीच में, मतलब 0 से स्टार्ट करना है, तो यही तो ग्राफ है। तो 0 पे कितना वैल्यू है, 0 है। तो अभी तक ना अच्छा, मतलब 0 से ही जाना है ना, तो आप मतलब 0 से आगे देखना है, मतलब -3 से मतलब -3 से लेकर देखना नहीं इस ग्राफ को, कहाँ से देखना है, सिर्फ 0 से 3 के बीच में देखना है। जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अगर ये कंडीशन नहीं लिखता ना, तो अभी तक का तो मैक्सिमम तो यहाँ पे मिल गया था मुझे, बराबर क्या। तो ये कंडीशन क्या लिखा है कि 0 से आगे देखना है, 0 के पीछे नहीं देखना है। तो 0 के जब आगे देखूंगा तो 0 पे कितना आ रही वैल्यू, 0 आ रही है। इसका मतलब ये वैल्यू अभी मेरे लिए क्या है, मैक्सिमम है 0 पे इंस्टेंट के लिए। अब जब मैं आगे जा रहा हूँ तो ग्राफ कहाँ पे गिर रहा है, 0 से भी नीचे गिर गया। क्या ये जो वैल्यू है 0 से लेकर यहाँ तक के केस में ये मैक्सिमम है क्या, नहीं है। मैक्सिमम कौन सा है, 0 है। इसका मतलब ये वाला जो है वैल्यू नहीं ले लूँगा, उसके बदले मुझे क्या लेना पड़ेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू था यहाँ तक का वो लेना पड़ेगा। ऐसा कब तक चलेगा, ये जितने भी नीचे वैल्यूज़ है ना वो सारे वैल्यूज़ हटा देना पड़ेगा, और उसके बदले मुझे लेना पड़ेगा 0 वाला लाइन। सही है, समझ में आ रही है आपको बात, ये वैल्यू आ जाए कितनी, ठीक है, क्योंकि इतनी वैल्यूज़ के लिए 0 ही क्या है, बड़ा है, ठीक है। इसके बाद तो दिख रहा है कि तो ग्राफ इंक्रीजिंग है, मतलब यही आंसर आतेगा, जो भी आगे वाली वैल्यू है वो प्रीवियस वैल्यू से बड़ी है, तो ये वैल्यू आते जाएगा ऐसे। तो ये जो ग्राफ हो गया है वो किसका हो गया, जी ऑफ एक्स का हो गया, ठीक है ना। तो उसमें से इसका जो इक्वेशंस है, इसका इक्वेशन कितना है, ये इक्वेशन भी लिख लेता हूँ मैं। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा x² - 2x, ये होगा इसका इक्वेशन। और ये जो है ये ग्राफ, इसका इक्वेशन कितना है, y इक्वल्स टू x² + 2x। कब तक है ये, इस वर्टेक्स तक, बराबर क्या। तो इसके बाद ये लाइन कौन सी है, इसका इक्वेशन कुछ आएगा ये, मतलब इसका वर्टेक्स जो आएगा ना वो लाइन आएगी। और ये जो कांस्टेंट है ये कितना है, y इक्वल्स टू 0 है। ये वर्टेक्स निकाल लेते हैं हम लोग पहले, कितना आ जाएगा देख लो। तो यहाँ से ये वैल्यू कितना होगी, ये शायद -1 होना चाहिए। चलो निकाल दो ना, इसका वर्टेक्स कितना आ रहा है, किसका निकालना है, y इक्वल्स टू x² + 2x, ठीक है ना। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो dy/dx भी निकाले तो चल जाएगा। तो dy/dx कितना आया, 2x + 2, और इक्वल्स कितना आ गया 0। तो x के लिए कितना आ गई, -1। तो x के लिए जो वैल्यू जो -1 इसमें रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर तो +1 होगा, और -2, तो -2 -1 होगा, -2 + 1 होगा -1। तो मतलब ये कौन सी है लाइन, y पॉइंट कौन सा है, -1 है, और इसका इक्वेशन कितना आएगा, y इक्वल्स टू -1 आएगा। ये पॉइंट कौन सा है वैसे, ये इसका वर्टेक्स कौन सा है, -1 ही है, ठीक है ना। तो अगर आपको जी ऑफ एक्स का डेफिनेशन लिखना है, तो अब जी ऑफ एक्स का डेफिनेशन आपके पास तैयार है। तो मैं यहाँ पे जी ऑफ एक्स का डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो जी ऑफ एक्स, ये वैसे ज़रूरी नहीं है लिखने की, क्योंकि अभी ग्राफ अगर मालूम है तो ग्राफ से हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन अब लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा ये होगा x² + 2x, कब से, ये -3 से ज़्यादा, और कब तक, ये वर्टेक्स तक, मतलब -1 तक। फिर इसके बाद आएगा -1, कब तक, -1 से ज़्यादा और 0 से कम तक, ठीक है ना। इसके बाद आएगा 0, कब तक, 0 से ज़्यादा और कब तक, 2 से कम तक। और इसके बाद x² - 2x, ये कब से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, और कब तक चलेगा, 3 तक चलेगा। तो ये हो गया जी ऑफ एक्स एक्चुअली, ठीक है ना। ओके, अब अपने पास एफ ऑफ एक्स मालूम है, जी ऑफ एक्स मालूम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी इसका रेंज निकाल सकते हैं, या फिर इसका एडिशन भी कर सकते हैं, और इसका डोमेन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले -3 से लेकर -1 तक के बीच में जी ऑफ एक्स का जो रेंज है वो निकालना है मुझे, -3 से लेकर -1 के बीच में। -3 तो ये रहा, -1 ये रहा, तो -3 से -1 के बीच में, -1 पे वैल्यू कितना आ रही है, -1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो -1 से स्टार्ट होगा ये ग्राफ, और कब तक, -3 पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो रेंज कितना हो गया, -1 से 3 तक के बीच में। तो बस ये ऑप्शन हो गया, ठीक है, -1 से 3 तक के बीच में। अब जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी ना, -1 से 0 के बीच में होगी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स निकालना है। तो -1 से लेकर 0 के बीच में, तो -1 से लेकर 0 के बीच में तो जी ऑफ एक्स कितना है, जी ऑफ एक्स तो -1 है, मतलब ये वाला हो गया, ये वाला,
ठीक है ना। यहाँ पे -1 पे भी ओपन है, 0 पे ओपन है, कोई दिक्कत नहीं। -1 पे कितना जी ऑफ एक्स कितना आया, -1 आ गया। बस अपने को एफ ऑफ एक्स देखना है। तो एफ ऑफ एक्स जो है 0 से पीछे, 0 के पीछे कौन सा है, ये वाला है ना, x² + 2x बराबर। तो क्या होगा, इन दोनों की एडिशन करना पड़ेगा बराबर। डोमेन भी तो देखना पड़ेगा ना, x<0 के लिए इसमें कौन सा है, x² + 2x है, और यहाँ पे जो -1 से 0 के बीच में कौन सा है, -1 है। तो हमारा इस वाले का एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा x² + 2x, ये हो गया जी एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स कितना है, -1 है। ये वाला फंक्शन होना चाहिए। तो देख लो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते लास्ट वाला, ग्राफ ऑफ y = जी ऑफ एक्स इन इट्स डोमेन इज ब्रोकन एट बराबर। तो ब्रोकन का मतलब क्या होता है कि ये डिसकंटिन्यूस, मतलब कहाँ पे चेंज हो रहा है, या फिर कहाँ पे मतलब अपने को क्या दिख रहा है कि मतलब टूटा हुआ दिख रहा है। देख लो यहाँ से यहाँ तक तो ये कंटिन्यूस दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो ये कंटिन्यूस ही है ना, कहाँ तक, ये वाला यहाँ तक। फिर ये 0 के ऊपर यहाँ 0 तक था, और अचानक से ये बदल गया और इधर से स्टार्ट हो गया, ये वाला ग्राफ स्टार्ट हो गया है बराबर है ना। तो ये वाला ग्राफ अगर स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पे तो ये ब्रेक हो गया, फिर ये 0 पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज हो गया इसका डायरेक्शन, तो यहाँ पे चेंज होगा, बाकी और कहाँ पे चेंज है क्या, कुछ नहीं है, बाकी तो एक कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या है, ये ब्रेक है। तो बस ये ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को। आगे देख लेते हैं। ओके, इसके बाद कंसिडर टू फंक्शंस, ये एफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है। क्या निकालना है अपने को, अच्छा एग्जॉस्टिव डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके। और रेंज निकालना है, नंबर ऑफ एंट्री। अच्छा ये तो आपसे बन जाएगा। अभी आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये फंक्शन निकाल देना है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये फंक्शन निकाल दो। हमने ग्राफिकल मेथड भी बोला था। तो क्या करना होता है कि अंदर वाले का फंक्शन बना लो, अंदर वाले का ग्राफ बना लो, और वो जो हमने तरीका बोला था वैसे कर लो। तो ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बनने के बाद ये एग्जॉस्टिव डोमेन का मतलब कितना आता है, सीधा सीधा डोमेन ही होता है, वैसे इसका नेचुरल डोमेन ही होता है। तो इसका नेचुरल डोमेन बताना है आपको कितना आएगा, मतलब ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कहाँ कहाँ पे डिफाइन है वो निकालना है। फिर इसका रेंज निकालना है। अगर ये फंक्शन बन गया तो रेंज भी निकल जाएगा। फिर इसका ग्राफ ये, अच्छा ये काम करो ना, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जैसे बनेगा ना तो उसका ग्राफ ही बना दो। ग्राफ बनाओगे तो डोमेन भी निकलेगा उसका, रेंज भी उधर से निकल जाएगा, और ये इसके इंटीग्रल पॉइंट्स इन द रेंज। अच्छा ग्राफ निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेंज के अंदर इंटीग्रल पॉइंट्स कितने हैं वो बोल रहा है, तो ग्राफ निकालने की ज़रूरत है नहीं। तो ये ऐसे ही भी हो जाएंगे। तो आप लोग इसको ट्राई कर लो और मुझे आंसर इसका भेज दो, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफ जो है रियल वैल्यूड इन्वर्टिबल फंक्शन है, सच दैट एफ ऑफ 2x - 3 डिवाइड बाई x - 2 की वैल्यू कितना है, ये है 5x - 2 है, और x की वैल्यू कितना नहीं है, 2 नहीं है। तो इसका जो एफ इनवर्स की वैल्यू निकालना है अपने को, एफ इनवर्स ऑफ 13 निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे एफ इनवर्स ऑफ 13। तो सबसे पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा क्या, वैसे एफ एक्स निकालना बहुत आसान भी है वैसे। ये 2x - 3y को डिवाइड बाई x - 2 को y कंसिडर कर लो बराबर। तो बस यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ वाई बन जाएगा, ये तो एफ ऑफ वाई बन गया। और इक्वल्स टू यहाँ पे बस x की वैल्यू क्या आएगी वो लिख देना ना y के टर्म में। तो कितना हो गया ये 2x - 3 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, x इंटू वाई माइनस हो जाएगा 2y बराबर। क्या निकालना है अपने को, x की वैल्यू निकालना है। तो इस x को इधर भेज दो या फिर इसको इधर भेज दो। तो 2y माइनस होगा 3 और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ से x जब कॉमन ले लिया तो y माइनस हो जाएगा 2, सही है ना। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2y - 3 डिवाइडेड बाय y माइनस हो जाएगा 2। तो बस ये रख दो यहाँ पे, ये 5 टाइम्स हो जाएगा कितना, 2y माइनस हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय होगा y - 2, और इधर से आ जाएगा -2। बस हो गया ये फंक्शन। 10y माइनस हो जाएगा 15, इधर से आ जाएगी कितना, 2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। कितना बन गया वैसे ये 10y - 2y तो हो जाएगा 8y, और ये होगा शायद -11। तो होगा ये एफ ऑफ वाई। ठीक है, बस यहाँ से क्या कर लो, अभी एफ इनवर्स निकाल देना अपने को। मतलब दूसरा भी शॉर्टकट तरीका हो सकता है, अभी हमने ये कर लिया तो कर लो। तो एफ इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा वाई, ये कितना होना चाहिए देख लो, मतलब यहाँ से वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो कितना आ जाएगा ये, अच्छा इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर दो चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है।
एफ इनवर्स ऑफ 13 निकाल देना है, बराबर ना। तो पहले तो एफ ऑफ वाई निकल गया ना, तो ये एफ ऑफ वाई निकल गया, तो उस वाई के बदले एक्स रख दो तो एफ एक्स निकल जाएगा अपना। तो ये होगा एफ एक्स, कितना हो गया, ये टेक्स माइनस हो जाएगा 11। यहाँ से इन्वर्स निकाल देना है, तो y इक्वल हो जाएगा 8x माइनस 11। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा, y प्लस 11 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो एफ इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, इस y को x बोल दो, तो x प्लस 11 डिवाइड बाई होगा 8। सही है क्या? आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो हमने क्या किया था, यहाँ पे भी तो वेरिएबल्स है, कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे y के बदले m भी रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे। यहाँ पे मुझे क्या करना था, सिंगल वेरिएबल, इसको कुछ सिंगल बनाना है। इसको m बोलो, x बोलो, y बोलो, कुछ बोलो। तो इसको अगर जब मैंने y बोल दिया तो मैंने क्या किया कि x की वैल्यू निकाल दिया y के टर्म में, तो यहाँ पे रखने के लिए काम में आएगा। तो ये जब ऐसा कर लिया तो ये इधर से एफ ऑफ वाई बन गया और इधर से भी y का रिलेशन आ गया। मतलब जो हमारा ऐसा लिखा गया फंक्शन एक्चुअली है कैसा, एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 8y माइनस 11 है। अब यहाँ पे y बोलो, x बोलो, m बोलो, n बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो कैसा, एफ एक्स इक्वल्स टू 8x माइनस 11 है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसका अगर इन्वर्स निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, मुझे x की वैल्यू चाहिए इसके टर्म में, बराबर ना। यहाँ जो वेरिएबल होगा उसकी, तो इसको हमने y बोल दिया कुछ देर के लिए, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दिया। तो ये जो फंक्शन होगा क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा इसका, ठीक है ना। तो इसको मुझे एफ इनवर्स ऑफ एक्स मतलब इसको मैं जो एफ इनवर्स एक्स बोलता हूँ, तो इस y को मैंने इसलिए x बोल दिया। तो वेरिएबल है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है मुझे, एफ इनवर्स ऑफ 13 निकाल देना था, बस इसमें 13 रख दिया हमने। तो 13 प्लस 11 डिवाइड बाय होगा 8, कितना हो गया देख लो, ये 13 प्लस 11 कितना होगा 24 और डिवाइड बाई 8, तो 8 3 24, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच, ये मॉड है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 है, मॉड क्लोज एक हो गया, -2 हो गया, मॉड दूसरा क्लोज हो गया -3 और मॉड तीसरा क्लोज हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 है। तो ग्राफिकल मेथड से जाने से पहले देख लो ये जो 3 मॉड है ना, तो इसका कुछ इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है वो पहले सोच लो। तो मॉड का मतलब कितना होता है, अगर मॉड के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड एक्टिवेट हो जाएगा और उसको पॉजिटिव करेगा, ठीक है। अगर मॉड के अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है, जैसे मान लेता हूँ e⁻x है, अब इसको मॉड लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये अंदर से तो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना। तो इसको e⁻x लिखो या फिर e⁻x का मॉड लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। हाँ, अगर ऐसा लिखा गया है कि अंदर कितना है log x है, तो ये log x जो होता है कभी कभी नेगेटिव होता है, कभी कभी पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से इसका डेफिनेशन अलग अलग आएगा। तो इसमें मॉड लगाना मतलब सेंसिबल है, लेकिन यहाँ पे तो e⁻x तो हमेशा पॉजिटिव, तो इसको तो कोई मतलब मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अगर ऐसा है तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। मुझे ऐसा क्यों सोचना पड़ रहा है पता है क्या, क्योंकि इसके मुझे रूट्स पॉसिबल नहीं लग रहे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे +4 लिखा है। जब हम इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे ना, अंदर वाले का बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर, बराबर। और इसके बाद -4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1 है, सी की वैल्यू कितना है वो भी है 4, तो कितना हो गया -1 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1 और ये जाएगा -16, तो ये कितना आ जाएगा -15। कितना आया, ये नेगेटिव आया है। इसका मतलब अंदर से कोई इसका रियल रूट नहीं है। जब इसका रियल रूट ही नहीं है तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा ना, एक्स के ऊपर रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है पॉजिटिव है। तो अगर इसके कोई रियल रूट्स नहीं है तो ये मॉड लगाने का कोई मतलब ही नहीं ना, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये तो मॉड मैं ऐसे ही उड़ा दूँ क्या, फिर तो मॉड को तो उड़ा देता हूँ मैं ऐसे ही। तो इसका मतलब ये बाहर वाला सबसे बड़ा बाहर वाला, इसके बाद ये अंदर वाला एक रहा था ये वाला। अब इस वाले मॉड का कोई अहमियत है नहीं, तो इसको मैं उड़ा देता हूँ। तो क्या बन गया फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, इसके बाद जो है -2 है और ये बाहर वाला मॉड एक बार क्लोज, और इसके बाद एक -3 है और ये सबसे लास्ट वाला एक मॉड क्लोज। तो ये देख लो अब क्या बन गया इसके अंदर, ये मॉड एक्स स्क्वायर और यहाँ पे -x है और ये होगा +2 सही है, ओके सही है, -3। अब फिर से एक बार, अब यहाँ से इसके और भी फैक्टर मुझे पॉसिबल नहीं लग रहे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया और इससे ज़्यादा ही है। देख लो इसका भी मॉड कितना आएगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है, तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है, ये होगा -1 का स्क्वायर और होगा -4 टाइम्स कितना आ जाएगा 1 इंटू आएगा 2, कितना आ रहा है 1 - 8 मतलब हो जाएगा -7। फिर से नेगेटिव आया ना, फिर से अगर नेगेटिव आया हुआ है इसका मतलब फिर से वही चेन हो गई। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का जो है कोई रियल रूट नहीं है, मतलब इसका जो ग्राफ होगा कहाँ पे होगा,
एक्स एक्स के ऊपर ही होगा। तो इसका मतलब फिर से ये हुआ कि इसका मॉड लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको इसे उड़ा दो। तो क्या बच गया फिर इस साइड पे, मॉड हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और 2 प्लस 2 और माइनस 3। सही है क्या? तो ये बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। कितना होगा ये, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे माइनस आया है तो इसका मतलब इसके रूट्स पॉसिबल होंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4 इसका भी पॉजिटिव आएगा। मतलब लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही बार मॉड बच गया है तो अब सॉल्व होने जैसा है। ओके, तो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1 है और इधर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 है। तो फाइनली जो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा कुछ इस टाइप का बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1 एक्स स्क्वायर, चलो क्या क्या था ये देख लो, प्लस एक्स -12 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 ऐसा बन गया। तो अब इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे वो बताना है अपने को। तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड, चलो इसका मॉड उड़ा दो, ग्राफ से भी चल जाएगा वैसे, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ बना लेते हैं, लेकिन बाद में इसकी जो वैल्यूज आएंगे ना वो दिक्कत तो नहीं देगा, कोई बात नहीं। तो हम लोग कैसे कर लेते हैं, ये जो इसके रूट्स निकाल लेते हैं और रूट्स की विदिन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करने से इजी पड़ेगा शायद, क्योंकि ये जब ग्राफ बनाएंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन मुझे बताना पड़ेगा रूट्स की कितना आएगी। तो बेटर है कि क्या कर लेते हैं, ग्राफ बनाने से पहले रूट्स निकाल लेते हैं ऐसा। चलो छोड़ो ना यार, करो। एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा 4 डिवाइड बाई होगा 2। तो कितने आ गए रूट्स, 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2, दूसरा आ जाएगा 1 माइनस √5 डिवाइड बाई 2। सही है ना। तो इसका जो साइन जो होगा ना, साइन सिस्टम कैसे रहेगा, ये रहेगा 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 और ये होगा पहले नेगेटिव और बाद में आएगा पॉजिटिव, 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 ऐसे। तो इसमें इसका प्लस रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है ना। तो क्या कर लेता हूँ मैं, तो सॉल्व कर लेता हूँ इस रूट, इसके और इसके लिए सॉल्व करना है तो इसके लिए तो प्लस का साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है तो ये तो मॉड तो ऐसे ही उड़ जाएगा। तो इसके बाहर सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12। सही है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये x को उधर लेके जाओ और 12 को इधर लेके आओ, तो ये 12 -1 इक्वल्स हो जाएगा 2x बराबर। तो x के लिए कितना आ गई, 11/2। सही है। तो 11/2 कितना होता है, ये होता है 6 पॉइंट समथिंग, नहीं 5 पॉइंट समथिंग। ये कितना है, 1 प्लस √5, तो ये कितना है वैसे 3 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2, मतलब ये तो इसमें आ जाएगा, ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा ये 11/2, मतलब एक सोल्यूशन तो मुझे मिल गया। अब इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर भी तो यही बनेगा और इसमें यही सोल्यूशन आ रहा है तो इसमें ये सोल्यूशन नहीं आएगा, तो मतलब इस दोनों का भी हो गया काम। अब ये जब माइनस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब 1 माइनस √5 डिवाइड बाई 2 से लेकर 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 के लिए, तो इसका मतलब इसका साइन नेगेटिव करना पड़ेगा। तो नेगेटिव करके देख लो फिर कितना आ रहा है, ये माइनस होगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स प्लस होगा 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स माइनस हो जाएगा 12, ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो इसको इधर भेज लिया और इसको इधर भेज दिया, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, क्या ये इसको इधर भेज दिया और 12 को जब इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा 13। तो एक्स स्क्वायर के लिए कितना आ जाएगी 13 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना होगा x, ये होगा प्लस और माइनस 13 डिवाइड बाई 2। सही है ना। तो ये दो वैल्यू आ गए। अब सोचना पड़ेगा ये 13 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, ये होगा 6 पॉइंट समथिंग, ये हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग। 6 पॉइंट समथिंग का जो रूट होता है 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो +2 और -2 पॉइंट समथिंग, तो ये कितना वैल्यू है देख लो, 1 प्लस √5, मतलब √5 मतलब कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1 तो 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 होता है 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब 2 तो इसके आगे आएगा, तो प्लस वाला तो ऑप्शन चला गया, माइनस वाला -2 पॉइंट समथिंग, ये कितना है 1 माइनस √5, 1 माइनस √5 मतलब कितना आएगा 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग मतलब -1 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2, ये भी तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब -2 भी तो इधर आ जाएगा कहीं। इसका मतलब ये दोनों भी सॉल्यूशंस नहीं है, एक ही सॉल्यूशन इसका आएगा। दूसरा कोई अगर इजी मेथड था तो वो भी अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो एक ही सॉल्यूशन आएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट एफ एक्स जो है x²
3x² माइनस 7x प्लस सी है, और सी जो है वेरिएबल कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है वैसे, और x की वैल्यू 7/6 से ज़्यादा है। तो ये बॉक्स एक्स जो है मुझे निकालना है, बॉक्स सी कितना आएगा वो निकालना है, और एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ठीक है। अच्छा, ये क्या सीनेरियो है टच करने वाला, वो पहले देख लेते हैं। अगर एफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स दोनों, अगर एफ एक्स अगर मतलब कैसा है, ये इस टाइप का है, तो इसका मतलब ये जो कट करेगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स को, तो कट करेगा तो कहाँ पे कट करेगा, वाई कोस टू एक्स के ऊपर ही, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं इसको, बराबर है क्या। तो ये तो होता है के साथ ग्राफ, ये तो होगा ऐसा कुछ इस टाइप का है ना, पैराबोला टाइप। ठीक है, तो इसका जब इन्वर्स निकालेंगे तो इसके अंदर की इसकी इमेज निकालना होता है। तो इसके अंदर की इमेज मतलब कुछ टाइप ये जो वाला शायद ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा है ना, जो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि एग्जैक्ट कैसा बनेगा, लेकिन इस टाइप का मतलब जो अगर ये एक दूसरे को अगर कट करेंगे ना, एक दूसरे को अगर कट करेंगे तो कहाँ पे कट करेंगे, इसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इसी पॉइंट के ऊपर कट करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे भी कट कर रहा है, आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे कट कर रहा है, समझ में आ रहा है। ये अगर यहाँ पे कट कर रहा है तो ये भी तो सोल्यूशन होना चाहिए इसका, या फिर आगे जाके ये इधर भी तो कट करेगा, तो ये भी तो सोल्यूशन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 1 2 3 4 सोल्यूशन होना चाहिए, ऐसा लग रहा है आपको। लेकिन बात ये है कि एट ए टाइम जो फंक्शन होगा ना, इसके आगे तो होगा या फिर इसके पीछे तो होगा, समझ में आ रहा है क्या। ये पूरा तो 1 1 नहीं है ना, ये 1 1 पूरा तो नहीं है, इसका मतलब ये पूरा फंक्शन एट ए टाइम नहीं आएगा। आएगा तो क्या आएगा, सिर्फ इतना पार्ट आएगा, बराबर। तो इतने पार्ट का जो ये बनेगा, इन्वर्स बनेगा, वो तो कितना बनेगा, इसके ऊपर से आएगा ना, इतना ही आएगा ना, समझ में आ रहा है क्या, इतना ही पार्ट बनेगा, ये नीचे वाला बनेगा ही नहीं। तो ये ऊपर वाला पार्ट कितना कब कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है। या फिर अगर पीछे से भी देख लेता हूँ, तो पीछे से ग्राफ कौन सा है मेरा, अगर मैं इतना ग्राफ कंसिडर कर लूँ, ये वाला ग्राफ अगर कंसिडर कर लूँ, ठीक है, तो ये वाला जब ग्राफ कंसिडर करूँगा तो इसका इन्वर्स क्या बनेगा, ये तो नहीं बनेगा ना, कौन सा बनेगा, यही बनेगा ना, ये वाला। इसका मतलब ना ये वाला ग्राफ इन्वॉल्व है ना ये वाला ग्राफ इन्वॉल्व है, तो मतलब इस लाइन के लिए इसकी यहाँ पे कट करने का चांस नहीं, ये जो करो इसको कट करने का चांस नहीं है, बराबर। मतलब कट करेगा तो एट ए टाइम एक ही बार कट करेगा, और एक ही ग्राफ रहेगा ऐसा, और कट करेगा तो कहाँ पे कट करेगा, वाई इक्वल्स टू एक्स के ऊपर ही कट करेगा। ठीक है ना, ओके। अब ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो क्या सीनेरियो होगा, टच करते हैं मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो ग्राफ होगा ना, अगर एक दूसरे को टच करे मतलब ये ऐसा कट नहीं करना चाहिए यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए कि ऐसा करके चला जाना चाहिए। अगर ऐसा करके चला गया तो इधर से वैसा करके चला जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले के लिए ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, समझ में आ रहा है। अगर टेंजेंट होता है, अगर ये ग्राफ होता है तो दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, और ये जब इसको टच करेगा तो इसके दो इक्वल रूट्स आएंगे, समझ में आ रही है आपको बात। तो अगर इक्वल रूट्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या आना चाहिए, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो b² - 4 इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, बराबर है क्या। ओके, अब सीन क्या है कि मैं एक तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू एफ एक्स का, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला कौन सा है, y इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, और बीच वाला कौन है, y इक्वल्स टू एक्स है। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ और b² - 4 इसी को 0 करूँ, तो भी क्योंकि ये तो दोनों भी तो टच ही कर रहे हैं ना, एफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी तो टच ही कर रहे हैं, ये दोनों भी तो टच ही कर रहे हैं। तो इसके लिए भी मुझे चलेगा ये b² - 4 इसी को 0, क्योंकि ये दोनों भी टच कर रहे हैं। या फिर मैं एक ग्राफ ये ले लूँ और एक ग्राफ ये, एक इक्वेशन ये ले लूँ, इन दोनों को सॉल्व कर लूँ और इसका b² - 4 इसी को 0 करूँ तो भी चल जाएगा। या फिर एक ग्राफ मैं नीचे वाला ले लूँ और ये एक स्ट्रेट लाइन ले लूँ, इन दोनों को सॉल्व करके भी b² - 4 इसी को 0 करूँ तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे एफ इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है इन शॉर्ट। तो क्या करेंगे, इस एफ इनवर्स के बदले हम लोग ले लेंगे एक्स, ठीक है, और एक्स के साथ इसको कंपेयर कर लेंगे। तो कैसा होगा ये 3x² - 7x प्लस सी, इसको मुझे किसके साथ सॉल्व करना है, एक्स के साथ, मतलब किसके साथ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, बाय डिफ़ॉल्ट एफ इनवर्स ऑफ एक्स के साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो इक्वेशन क्या बन गया मेरा, 3x² माइनस हो जाएगा 8x प्लस हो जाएगा c और इक्वल 0, ये इक्वेशन बन गया। अब इसके होना चाहिए क्या, इक्वल रूट्स। अब अगर इसके इक्वल रूट्स है मतलब क्या होना चाहिए, फिर सीधी सी बात है, इसका b² - 4 इसी जो होगा वो हो जाएगा 0, सही है। तो b² कितना है इसके अंदर, -8, तो -8 का होगा स्क्वेयर -4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 3 है, c की वैल्यू कितना है c ही है, इक्वल 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया देख लो ये, तो ये 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, बराबर। तो 4 इंटू होगा 3 इंटू होगा c और होगा 64। तो 64 से जब मैं इसको उड़ा दूँ तो 16 आ जाएगा, तो c की वैल्यू कितना आ जाएगी 16/3,
बस ये आ जाएगी। अब 16/3 होगा कितना, ये होगा 5 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 5×3 = 15, 15 जो होता है वो हो जाएगा डिविजिबल, लेकिन ये 15 से ज़्यादा है, मतलब 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो मुझे क्या निकालना था, ये बॉक्स ऑफ सी निकालना था, इसका मतलब इसका आंसर 5 आएगा। ठीक है, ओके, अगली क्लास में मिलते हैं। जय भारत।